तो आप दिल्ली में पली बड़ी हैं, तो एक दिल्ली की महिला और एक जो अदर स्टेट्स, अदर सिटीज़, छोटे सिटीज़, टीयर 7, 8 सिटीज़, 9 सिटीज़ की महिला में क्या डिफरेंस होता है? मुझे लगता है विचारों का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। मतलब उनके लिए उन्होंने जो सोशल मीडिया पे जो लिबरेशन देखा है वो उसी पे बिलीव करती हैं। मैं उसमें विश्वास नहीं रखती। मुझे लगता है कपड़े आप कुछ भी पहन सकते हैं, बट आपके विचार अलग होने चाहिए। मतलब सिर्फ कपड़े पहन लेने और एक ड्रिंक हाथ में पकड़ लेने से आप मॉडर्न नहीं हो जाते। मुझे लगता है कि मॉडर्न होना बहुत अलग तरह की बात है और उसके लिए ना पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। एक महिला के घर में होने से बहुत चीज़ें नहीं फ़र्क होती। अच्छी बात है अगर वो हो रही हैं तो, और अगर वो पढ़ेंगी मुझे लगता है एजुकेशन से फ़र्क आएगा। अगर वो एजुकेटेड हैं तो शायद फ़र्क आएगा, लेकिन सोशल मीडिया से या सिर्फ बाहरी बातों से फ़र्क नहीं आने वाला, बाहरी दिखावे से फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी भी चीज़ पर। दिमाग से उनको होना चाहिए मॉडर्न। आप सभी का स्वागत है असली बात पर, और आज की हमारी गेस्ट हैं प्रीति मिश्रा जी, जो कि एक जर्नलिस्ट रही हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं और अपने दम पे एक नया मुकाम बनाया है। चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं आज के पॉडकास्ट में, और आज का पॉडकास्ट बहुत धमाल होने वाला है। तो जानते हैं प्रीति मिश्रा जी से असली बात। तो प्रीति मिश्रा जी, आपके जीवन की असली बात क्या है? थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि लाइफ कभी भी ना ख़त्म नहीं होती। और लगता है कि अब जॉब नहीं हो पाया तो अब लाइफ ख़त्म है, शादी हो गई, अब कुछ ख़त्म हो गया करियर, बट ऐसा नहीं होता। लाइफ में चीज़ें चलती रहती हैं, सब साथ में भी चल सकता है। बिज़नेस, करियर, सब कुछ साथ में आप चला सकते हो। तो जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं 20 इयर्स हो गए मेरी शादी को, और शादी के बाद जॉब चेंज किया, स्विच किए, प्रोफेशन चेंज किया, तब हर बार लगा कि अब ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आप में चाहत है कुछ करने की तो आप कर ही लेते हो इवेंचुअली। आपने कहा कि चाहत है कुछ करने की तो आप कर ही लेते हैं, तो ऐसा क्या अलग किया आपने? थोड़ा खुल के बात करते हैं इस पर। मेरी शादी एक मर्चेंट नेवी पर्सन से हुई। जब मेरी शादी हुई तो वो चीफ ऑफिसर थे, और 6 to 7 मंथ्स, लोगों को पता होगा 6 to 7 मंथ्स मर्चेंट नेवी वालों को बाहर रहना होता है, और मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। तो घर संभालना, और अब नई नई शादी हुई थी तो गृहस्थी देखना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी अंदर से चाहत थी कि कुछ ना कुछ तो करना ही, ऐसे घर में तो नहीं बैठना है। तो पहले अपना कुछ बिज़नेस शुरू किया मीडिया से ही रिलेटेड, क्योंकि मैं मीडिया में काम कर रही थी। तो मीडिया में ही एज एन एंकर मैंने काम करना शुरू किया। 3-4 साल तक अलग अलग चैनल्स में एक्सपीरियंस लिया। दूरदर्शन के लिए काम किया, शक्ति टीवी के लिए काम किया, MH1 के लिए काम किया, IBN 7 के लिए काम किया, और घर भी संभाल रही थी और अपनी पर्सनल लाइफ भी देख रही थी और प्रोफेशनल लाइफ भी इक्वली हैंडल कर रही थी। उसके बाद मेरी डॉटर हो गई, तब एक छोटा सा ब्रेक आया। तब मुझे लगा सब कुछ ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अकेली थी, डॉटर को घर पे संभालने के लिए कोई और था नहीं। तो थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लिया। जब वो 2 साल की हो गई, 3 साल की, स्कूल जाने लगी, तो फिर से मैंने दोबारा शुरू किया और अपना एक वेंचर बनाया न्यूज़ से रिलेटेड। तो लेकिन घर पे क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं था तो उसको भी ब्रेक देना पड़ा। तब लगा सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर थोड़े दिनों बाद जब वो बड़ी हो गई तो घर से ही मैंने ज्वेलरी का काम शुरू किया। रियल डायमंड ज्वेलरी में मैं काम करती थी। तो वो भी क्योंकि बेटी को उतना टाइम नहीं दे पा रही थी और वो बड़ी हो रही थी धीरे धीरे, तो फिर उसको भी ब्रेक दिया। उसके बाद कोरोना आ गया तो घर से ही दोबारा शुरू किया, क्योंकि बेटी अब बड़ी हो गई थी। तो अभी 10th में जब वो थी तो मैंने दोबारा से अपना क्लोथिंग ब्रांड एक स्टार्ट किया। लास्ट 2 ईयर्स से वो चला रही हूँ, और थोड़े दिनों पहले ही मैंने अपना नया पेज इंस्टाग्राम पे बनाया, एंड भगवान की कृपा से वो अच्छा चल गया। तो बस यही है। हैंडल क्या है उसका? उसका नाम है POV विद प्रीत, पॉइंट ऑफ व्यू विद प्रीत। दैट्स माय नेम, प्रीत, सो उसी के साथ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जीवन कई बार बंद हुआ फिर शुरू हुआ, तो इस जर्नी में जब कई बार आपको लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तब उस समय आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता था? पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता था कि कुछ ना कुछ तो करना है। ऐसे मैं अपनी पढ़ाई को और अपनी जो अपब्रिंगिंग है, जो मेरा कैलिबर है, उसको वेस्ट तो नहीं जाने दे सकती। और क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ तो मुझे लगता था वो मुझे देखकर बहुत कुछ सीखेगी। तो मुझे लगता है कि आज भी हमारे इंडिया में तो लड़कियों को घर तो लड़कियों की जिम्मेदारी है। मेरे केस में तो मेरी ही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे, मतलब बाहर रहते थे। तो बट जिनके रहते भी हैं वहाँ भी लड़कियों की जिम्मेदारी होती है। तो मुझे था मेरी डॉटर को ये पता चले कि घर देखते हुए बिजनेस या अपना करियर बनाया जा सकता है, और बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। अगर आप में काबिलियत है, आप में दम है, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपने जॉब्स किए हैं, रैदर
और अब आप बिजनेस में हैं, तो जीवन आसान किस में है? मुझे बिजनेस में लगता है, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से ही आती हूँ जी। और मैं थर्ड जनरेशन कह सकती हूँ। एक सेटिस्फैक्शन भी होता है अंदर कि आपका कुछ अपना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी फ्रीडम रहती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब 6 महीने बाद आते हैं तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए रहता है, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा और करियर ही सब कुछ नहीं होता। मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ, तो मेरे लिए फैमिली सब कुछ है, और फैमिली से जो थोड़ा टाइम बचता है तो वो मैं अपने लिए निकालती हूँ और वो उसमें बिजनेस या काम करती हूँ अपना। आपका मी टाइम क्या होता है? मेरे लिए मी टाइम, मैं ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत एक्सट्रीमली। हम दोनों, मैं मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत ज़्यादा ट्रैवल वो हैं, फ्रीक। तो जैसे ही वो आते हैं हम लोग बस बैग पैक किए और गाड़ी, अगर इंडिया में ट्रैवल करना है तो गाड़ी से, और कहीं बाहर जाना है तो टिकट्स ये सब कराना, और वही मेरे लिए, मतलब मेरे लिए सबसे बेस्ट थेरेपी वही है, ट्रैवल। आप स्पिरिचुअलिज्म में चीज़ों को कैसे देखती हैं? आई मीन किस भगवान, जैसे हमें हिंदुइज्म में बोलते हैं ना कि 33 कोटि देवी देवता हैं, तो आप किस भगवान को सबसे ज़्यादा मानती हैं और क्यों? मैं ऐसी किसी मूर्ति पूजा में और उसमें तो नहीं विश्वास रखती, पर मैं यूनिवर्स में बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है ईश्वर है, कोई शक्ति है जो हम सबको चला रही है, और प्रारब्ध में मुझे बहुत विश्वास है, कर्म में मुझे बहुत विश्वास है। तो मैं मंदिर में घंटी बजाने से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि मैं कोई काम करूं और मैं अपना घर देख रही हूँ, अपना बच्चा देख रही हूँ, अपनी डिग्निटी के साथ एक लाइफ जी रही हूँ बिना हस्बैंड के, अकेले रहकर। तो मुझे लगता है वही मेरा धर्म है और वही मुझे करना चाहिए, मेरे लिए वही पूजा है। मतलब कई बार ऐसा जीवन में जब चढ़ाव होता है या उतार होता है तो बहुत डिफरेंस होता है, एक दूसरे का ओपिनियन भी समझने को बहुत मिलता है। जो भी आपके आसपास में लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या पेरेंट्स हैं, तो उनका ओपिनियन चेंज हो जाता है आपको लेके या उस पर्सन को लेके। तो उस समय कई बार ऐसा फील हुआ है कि नहीं भगवान तो हैं? नहीं, भगवान तो है, ये तो हमेशा से ही बिलीव होता है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीवर हूँ भगवान में, तो मैं मानती हूँ 100%। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है मैं जब मेरी मृत्यु होगी तो 4 लोग मुझे सिर्फ चाहिए, और उतने 4 लोग मैंने कमा लिए जीवन में। 5वीं की ज़रूरत मुझे है नहीं। वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मेरा मैटर नहीं है वो। मैं अपना काम करती हूँ, मेरी फैमिली मेरे से खुश है, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, बस उतनी ही जिम्मेदारी है मेरी। दुनिया को खुश करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जीवन में जब आप कभी अकेले होती हैं तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है देश को लेके, समाज को लेके, रिलेटिव्स या पेरेंट्स को लेके, या अपने कास्ट कम्युनिटी को लेके, क्या क्या होता है? आप थोड़ा इसको डिटेल में बताइएगा। देखिए, देश मुझे अच्छा लगा बिकॉज आप, होता क्या है ना, इंडिया, जो हम भारत की बात करते हैं तो 70-80% जो ज्योग्राफी है, डेमोग्राफी है, भारत गांव से बनता है। गांव में जो एक फीमेल है वो दबी कुचली है आज भी। अगर आप बहुत रिमोट में देखेंगी, अब थोड़ा चीज़ें, रील्स एंड मोबाइल्स एंड इंटरनेट है तो वो देख के कुछ नया कर रही हैं। नाउ वुमेन्स आर इनटू बिजनेस दिस डेज, रिमोट एरिया में भी कोई अचार बना रहे हैं, कोई पापड़ बना रहा है, कोई चटनी बना रहे हैं, कोई अलग अलग तरीके, कोई कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बना रही हैं। तो दे आर ऑल अर्निंग नाउ। उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है। उनके जीवन की असली बात यह है कि अब वो सुन नहीं रही हैं किसी की। अब उनको लगता है कि वो लिबरेट होना चाहती हैं, उनका एक थॉट है, वो अब उसको पुट फॉरवर्ड कर रही हैं। तो आप दिल्ली में पली बड़ी हैं, तो एक दिल्ली की महिला और एक जो अदर स्टेट्स, अदर सिटीज़, छोटे सिटीज़, टीयर 7-8 सिटीज़, 9 सिटीज़ की महिला में क्या डिफरेंस होता है? मुझे लगता है विचारों का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। मतलब उनके लिए, उन्होंने जो सोशल मीडिया पे जो लिबरेशन देखा है वो उसी पे बिलीव करती हैं। मैं उसमें विश्वास नहीं रखती। मुझे लगता है कपड़े आप कुछ भी पहन सकते हैं, बट आपके विचार अलग होने चाहिए। मतलब सिर्फ कपड़े पहन लेने और एक ड्रिंक हाथ में पकड़ लेने से आप मॉडर्न नहीं हो जाते। मुझे लगता है कि मॉडर्न होना बहुत अलग तरह की बात है, और उसके लिए ना पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। एक महिला के घर में होने से बहुत चीज़ें नहीं फ़र्क होती। अच्छी बात है अगर वो हो रही हैं तो, और अगर वो पढ़ेंगी, मुझे लगता है एजुकेशन से फ़र्क आएगा। अगर वो एजुकेटेड हैं तो शायद फ़र्क आएगा, लेकिन सोशल मीडिया से या सिर्फ बाहरी बातों से फ़र्क नहीं आने वाला, बाहरी दिखावे से फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी भी चीज़ पर। दिमाग से उनको होना चाहिए मॉडर्न। आप दिल्ली, जो कि इंडिया का कैपिटल भी है, वहाँ रहती हैं, तो आप कितना सेफ फील करती हैं दिल्ली में? मैं तो बहुत, मतलब जन्म से दिल्ली में ही रही हूँ। देखिए कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं और वो रुक नहीं रहे। दिल्ली की अभी प्रेजेंट जो सीएम है वो भी महिला हैं, और एक लेगेसी रही है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की।
तो दिल्ली में जो चीज़ें होता और जगह भी होगा, बट रेशियोज एंड हाईलाइट ज़्यादा होता है दिल्ली का केस, क्योंकि कैपिटल है। तो आपको दिल्ली एज अ सिटी कैसा लगता है, कितना सेफ फील करती हैं? दिल्ली का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मुझे तो एज अ दिल्ली गर्ल, मैं तो कभी भी मुझे दिल्ली में अनसेफ फील नहीं हुआ। मुझे नहीं पता लोग कैसे कहते हैं कि दिल्ली अनसेफ है, मुझे नहीं लगती अनसेफ है, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में रहती हूँ, वहाँ बिल्कुल सेफ़ है। रात को भी पीसीआर रहती है। मैंने बसेस में ट्रैवल थोड़ा कम किया है तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गर्ल्स को भी अपनी लेनी होगी। लेट नाइट मुझे मालूम है लोगों को बहुत बुरा लगेगा ये बोल के कि क्यों हम लोग 10 बजे क्यों नहीं जा सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई सिटी ऐसी नहीं है, आपको पता है, तो आप थोड़ा अवॉइड कर दें तो कौन सी परेशानी है। मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, पूरी दिल्ली में अकेले ट्रैवल करती हूँ, अनटचवुड मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी बेटी अकेले ट्रैवल करती है, मैं तो चलो ड्राइव करती हूँ, अपनी गाड़ी से जाती हूँ, तो मुझे आप कह सकते हैं कि मुझे, पर मेरी बेटी तो मेट्रो से भी ट्रैवल करती है और स्कूटर से भी जाती है अपने, लेकिन उसने भी कभी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं की। तो पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो टचवुड बहुत अच्छा रहा है। पता नहीं, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस और एक अपने ऊपर भी मुझे लगता है कोई बात होती है कि मुझे तो दिल्ली कभी भी अनसेफ नहीं लगी। रात को 4 बजे भी, 2 बजे भी मैं दिल्ली में ट्रैवल करती हूँ एंड मुझे कभी भी अनसेफ नहीं लगा। ऐसा कहा जाता है कि जीवन की समझ बहुत कम लोगों को हो पाती है। बहुत कम लोग इतने मैच्योर होते हैं कि वो जीवन को समझ पाएँ। तो आपकी समझ में जीवन क्या है? क्या आप जीवन को समझ पाए हो अब तक? मुझे लगता है पूरी तरह तो नहीं समझ पाई हूँ शायद जी, पर कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है लाइफ में बैलेंस जो है वो ही रखना एक लाइफ है। मतलब करियर भी होना चाहिए, फैमिली भी होनी चाहिए, पैसा भी ज़रूरी है और धर्म भी ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है, एंजॉय करना भी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है हर चीज़ को अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो आप लाइफ को एंजॉय करते हैं और वही मेरे हिसाब से लाइफ है। आपके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या हैं अब तक, जो आप जब आप टफ टाइम में भी हो या यू आर ऑल अलोन विद यू इन योर थॉट, तो भी आपको लगता है वाह मैंने कुछ तो किया, ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगी? मैंने मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो भी अपब्रिंगिंग दी, जो भी समाज के लिए, धर्म के प्रति जो भी उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे लगता है इतने टफ़ टाइम में भी, हर सिचुएशन में मैंने अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें फॉलो की हैं और कोशिश की है कि दुनिया को एक बेहतर जगह, बेहतर प्लेस बनाया जा सके रहने के लिए। मेरी वजह से कम दुनिया एक ख़राब जगह ना बने। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब अपने अक्रॉस बात करते हैं अपने आसपास के लोगों में, समाज में, जब आप बैठते हो चाय की टपरी पे, तो लोग बात करते हैं कि आप फलाने जाति से हो। वी आर नॉट कोटिंग हेयर द कास्ट, बट आपको गर्व होता है कि आप ब्राह्मण हैं और आप खुल के बातचीत करती हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अपने कास्ट कम्युनिटी की बात खुल के नहीं करते। इसके अपोजिट आप देखेंगे कि जितने भी कास्ट सिस्टम है इंक्लूडिंग ट्राइब्स, वो लोग अपने कास्ट कम्युनिटी की बात, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, बिजनेस ग्रुप्स बने हुए हैं, एंड दे मीट इट डायरेक्टली। नेटवर्किंग होती है उनकी मैरिजेस उनकी कम्युनिटी में होती है और वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं पब्लिकली। ये चाहे हम दूसरे रिलीजन की भी बात कर लें तो भी, व्हेन वी टॉक अबाउट ये जो जितने भी बुद्धिज़्म में है, इस्लाम में है, हमारे हिंदुइज़्म में थोड़ा बिखराव है। तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए मुझे कि आप क्या सोचते हैं, क्या ये एक ब्राह्मण होना गर्व की बात है, प्राइड की बात है, और उसको आप खुल के बात बोल पाती हैं? देखिए, गर्व तो मैं क्या कहूँगी, क्योंकि उसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे ऐसा कोई गर्व वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अब हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ, तो इस बात के लिए मैं अपने आप को कभी नीचा या ऊंचा कुछ भी नहीं समझती। बस ये मेरा धर्म है और मुझे इस पर पूरा विश्वास है और मैं सम्मान करती हूँ उसका। तो मुझे लगता है, और ज़्यादा या कम समझने वाली बात नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और सिर्फ हिंदुओं को नहीं, किसी को भी धर्म को लेकर आप क्या समझ सकते हैं। आप जिस धर्म में पैदा हुई हैं उसमें लॉयल रहिए, मुझे लगता है। मेरे ख्याल में टारगेट किया जाता है लोगों को। जैसे आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण ऊंची जाति है, सबका टारगेट ब्राह्मण ही है आज के टाइम पे। अगर किसी को फेमस होना है, किसी को गाली देना है, तो ब्राह्मण को ही देता है वो, क्योंकि दूसरे कास्ट को देगा तो तलवारें खींच जाएंगी और शायद उनका घिराव भी हो जाए। ब्राह्मण उनका टॉलरेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा है। उनको लगता है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको लगता है कि ठीक है ये बेवकूफ़ है, बोलने दो इसको, माफ़ कर देते हैं वो। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ब्रह्मणत्व का, वो मुझे लगता है कि एक अच्छे गुरु होते हैं, एक टॉलरेंट होते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, सोसाइटी को चला देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं। तो लोग इन चीज़ों की कदर कभी कभी नहीं करते हैं। कभी कभी हमें इसका मूल्य भी चुकाना पड़ता है।
जो कि एक अच्छी बात नहीं है हमारे समाज में खास तौर पे। आप देश में जितने भी समाज हैं सबका आपने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि आप इसी समाज में रही हैं, तो आपका क्या एक थॉट है समाज को लेके, हमारे क्या और बेहतर होना चाहिए इन रिस्पेक्ट टू वुमेन भी बोल सकते हैं आप? मुझे लगता है हिंदू को लेकर ये बात तो मैं आपकी सहमत हूँ कि हम लोगों को काफ़ी टारगेट किया जाता है, बोला भी जाता है, मतलब चाहे कितना भी बड़े से बड़ा पद हो उस इंसान का, तो वो टारगेट होता है, ऐसा है, और हम माफ़ भी कर देते हैं, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। पर वही आपने कहा कि हम बोल देते हैं ठीक है इनको पता नहीं है, क्योंकि आपके पास जब ज्ञान होता है, जब थोड़ा सा विवेक होता है, तो आपको लगता है कि इन मूर्ख लोगों से भिड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ। हाँ। और शायद बहुत सारे ब्राह्मण ऐसा मानते होंगे, मानते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, मेरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सेम, कि आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जिस भी जात, जिस भी कम्युनिटी में आप हो, जिस भी रिलीजन में आप हो, आपको खुद को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अपने समाज का, अपने जात का, अपने कास्ट कम्युनिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें क्या बुरी बात है? अपनी चीज़ों, कई लोगों को मैंने देखा, नहीं हम यहाँ वो नहीं बोल सकते, हम यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते, जबकि आप देखेंगे दूसरे जो लोग हैं वो लोग एकदम सादगी से इन चीज़ों को इजीली रखते हैं, उनको कुछ नहीं है। कट्टरता उसमें भी है, कट्टरता हम में क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ हिंदुइज्म में टॉलरेंस ज़्यादा है, मतलब कोई मान ही नहीं रहा है, आपकी मर्जी है कि आप जो मर्जी करो, जो जैसे मर्जी जियो। जबकि आप सिखिज्म में देख लो, आप इस्लाम में देख लो, आप बुद्धिज्म में देख लो, आप क्रिश्चियनिटी में देख लो, दे आर सो स्टॉन्च अबाउट द रिचुअल्स एंड गाइडलाइंस। मुझे लगता है हम थोड़ा अपने मतलब पिछली जनरेशन ने थोड़ा काम कम किया। हाँ। वो ठीक से ट्रांसफ़र नहीं कर पाए हम तक, हमारे धर्म के बारे में, हमारे शास्त्र के बारे में। पर अब जो जनरेशन है, क्योंकि हमें जो नॉलेज पीछे जनरेशन से नहीं मिली, एटलीस्ट हम उसको गूगल कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में हम सीख पाते हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट है उस दिशा में तो। और अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं तो मुझे लगता है कि चीज़ें बदल सकती हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, और हमें, मुझे लगता है, और वो सिर्फ पढ़ाई से, जब तक आप मतलब फेक गुरुओं के पास जाते रहेंगे उससे तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना धर्म पढ़ेंगे, आप गीता रामायण पढ़ना शुरू करेंगे, आपके घर में वो माहौल होगा। मैंने अपने घर में देखा है, और मेरे घर में भी वही है, तो मेरे बच्चे सीखते हैं। मुझे ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे आपने जिसको गुरु माना, उनके पास खुद ज्ञान नहीं है, तो वो दे नहीं पाते, इनकलकेट नहीं कर पाते उनके पास जो नॉलेजेस है। बट जो आप अगर, अब तो ChatGPT पे या बहुत सारे ऐसे AI ऐप्स हैं जहाँ पे आप जाके अपने धर्म के बारे में जो मर्जी पढ़ पाओ, सारे ग्रंथ वहाँ पे है, सारी चीज़ों का सार वहाँ पे है। और मुझे लगता है कि अगर आप गूगल पे डालेंगे, गूगल पे ही सर्च कर दें, क्रेडिबिलिटी साइटेशन वहीं से लेते हैं हम लोग सारा, कि आज भी आप सर्च करते हैं कि कई लोग बोलते हैं हमारा धर्म सबसे पुराना, हमारा धर्म सबसे पुराना, हमारा धर्म सबसे पुराना, बट हिंदुइज्म सबसे पुराना कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। और लोग, हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते। हम लोग जो एक पद्धति है ना, वो उसको नेक्स्ट जनरेशन में डाल ही नहीं पाते। जैसे मैं अपने बेटे को ये नहीं सिखाता कि अपने धर्म की रक्षा कैसे करो। मैंने जब मेरे हस्बैंड से मेरी बात होती है तो मैं उनको कहती हूँ कि हम अपने धर्म की रक्षा, मुझे लगता है एक कॉमन मैन ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने धर्म में ही शादी करें। तो मुझे ये सबसे बड़ा एक वो लगता है चेंज। अगर हर हिंदू को ये लगे कि वो अपने ही धर्म में शादी करेगा, तो एक धर्म की, मतलब मुझे लगता है, और हम क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी, कॉमन मैन क्या कर सकता है। मैं अपने बच्चे को यही सिखा सकती हूँ कि आप जिस भी धर्म में हो, आप उसका वो करो, निस्वार्थ उसकी रक्षा करने के लिए। मुझे नहीं लगता अपने धर्म में शादी करने से बेहतर कुछ और चीज हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो कुछ DNA का भी होता है, कुछ अपना एक साइंटिफिक तो है। अगर जब तक आप बच्चों को साइंटिफिक नहीं बताएंगे, वो नहीं बिलीव करने वाले। तो वो DNA का जो है, फिर वो एक डिफरेंस भी आ जाता है परिवार में, कि आप किसी और कल्चर से कहीं कि उसका बॉर्न एंड बॉट अप डिफरेंट होगा, फिर वो इस कल्चर में सेट नहीं होंगी या उस चीज़ को रिगार्ड नहीं कर पाएंगी। हम बोल तो देते हैं कि मानवता है, ह्यूमैनिटी है, नहीं अच्छे लोग हैं। शादी इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। अगर आप अपने माहौल, समाज, अपने जो संस्कार हैं उस टाइप की जगह पर करोगे तो इजी रहता है, क्योंकि एक लड़की के लिए वैसे इतना डिफिकल्ट होता है दूसरी जगह पर आना। और अगर उसमें अगर संस्कार भी अलग तरह के हैं, घर का माहौल भी अलग तरह का है, तो एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए मुझे लगता है अपनी कम्युनिटी और उस सब में शादी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, आज के टाइम पे शादी के बारे में बहुत खुल के बात होने लगी है। लोग शादियों में खुश नहीं हैं, अपनी शादियों में खुश नहीं है, उनका अपना, मतलब जो भी थॉट हो,
अपने बारे में लोग ज़्यादा बात करने लगे हैं या थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं, लोग अपने बारे में बात करते हैं और यहीं से बिखराव शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि मैरिज के बारे में लोग बात करने लगे हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट आ गए हैं, बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स खुल गए हैं। कोर्ट्स में तो हम देखते ही हैं कि क्या वहाँ पे हालात है। छोटे छोटे बच्चे कोर्ट में होते हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाता है समटाइम्स कि क्या सेपरेशन है यार और हम लोग क्या ही कर रहे हैं। मतलब बहुत टफ होता है समटाइम्स फैमिली कोर्ट में जब आप यू स्टैंड। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ मैं कि ऐसा क्या हो गया अचानक से पिछले 5-10 वर्षों में कि लोग हमारे जो हमने अपने लोगों को देखा था वो किसी भी स्टेट सिटी में कि लोग शादियां निभाने की बात करते थे। आजकल हम कहते हैं कि नहीं, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, मेरा स्पेस कहाँ है। तो जब आप मेरे स्पेस की बात करोगे तो फिर हमारा स्पेस नहीं होगा, और हमारा स्पेस नहीं होगा तो शादी नहीं चलेगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब कोई और डिफरेंस है इसमें, कोई डिफरेंट थॉट है आपका? मुझे लगता है शादियों में ना सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो सरेंडर वाली फीलिंग होती है, वो आजकल नहीं है लोगों में बिल्कुल लोग सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं बच्चों के लिए नहीं करना चाहते। फॉरगेट अबाउट हस्बैंड तो चलिए एक दूसरा इंसान है, बच्चा तो आपका अपना होता है, बच्चे के लिए भी लोग सेक्रीफाइस नहीं करते। वो कहते हैं मैं अपनी जॉब क्यों छोड़ दूँ बच्चे के लिए, ये बच्चा तो बड़ा हो जाएगा उसके बाद मेरा क्या। तो लोग अगर अपने बच्चे के लिए भी नहीं करना चाहते तो फिर मेरे को लगता है थोड़ा क्वेश्चनेबल है कि उन शादियों का टिकना। मुझे लगता है कि थोड़ा सेक्रीफाइस हर रिश्ता मांगता है और शादी थोड़ा ज़्यादा ही मांगता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा एक थोड़ा डिफरेंट थॉट है इस पे, लोग कनेक्ट करेंगे जो लोग देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, कि पहले शायद बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती थी। आज के टाइम पे जो व्हाट्सएप है, जो इंटरनेट है, जो फेसबुक, जो जितने भी सोशल मीडिया है, इसके थ्रू आपकी ट्रैकिंग हो जाती है। GPS सिस्टम है, छोटे छोटे डिवाइसेस हैं जो बहुत कुछ बता देते हैं आपके बारे में। आपकी जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी बात, मतलब उसमें प्रूफ है, वो आप कुछ कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट मैनिपुलेट थिंग्स। पहले लोग कह रहे नहीं तुमको ऐसा लगा होगा, ऐसा है नहीं, बट अब वो कह रही हैं या कह रहा है, दोनों में से कोई, जिनके पास भी हाथ लगे हैं प्रूफ, कैमरा हर हाथ में है, तो प्रूफ ज़्यादा निकल के आ रही हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि शादियाँ टिक नहीं रही। मुझे लगता है अगर शादी टिकाने की आपकी मंशा है तो वो टिकेगी। वो कितने भी प्रूफ आ जाएं, कितने भी डिवाइस आ जाएं, कुछ भी आ जाए, आप एक इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए रहना चाहते हैं, तो शादी टिकेगी। मुझे नहीं लगता बहुत सारी शादियाँ बच्चों की वजह से टिकी हुई है आज के टाइम तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, एटलीस्ट कम से कम वो बच्चों का ही भविष्य बना ले रहे हैं, उनको मेंटल हेल्थ कोई इशू नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना जी। आज के टाइम पे क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं मैंने अपने जीवन में दोस्त नहीं बनाए, तो दोस्त बनाए जाते हैं या खुद ब खुद बन जाते हैं? मुझे तो लगता है खुद ब खुद बन जाते हैं, और एक बार बन जाते हैं तो फिर वो लाइफ लॉन्ग ही होते हैं। मतलब तो मेरा ऐसा, अगर आप दोस्ती करती हैं तो आप क्या देखती हैं उसमें? क्या ऐसा एक 5 सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए पर्सनालिटी में कि वो लगे कि यार क्या बंदा है? मस्ट बी ऑनेस्ट फर्स्ट थिंग, कि कोई डबल फेस नहीं होना चाहिए। आजकल ऑनेस्ट लोग कहाँ मिलेंगे? नहीं, पता चल जाता है आपको। मेरी दोस्ती तो लोगों से, मतलब मैं 2nd या 3rd क्लास में थी तब से मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, और कॉलेज के भी दोस्त 25-25 साल से मेरे साथ हैं, मेल फ्रेंड्स जिनके घरों में मेरा आना जाना है और वो मेरे घर आते हैं, हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे को जानते हैं, हस्बैंड वाइफ सब, मतलब तो ऐसी दोस्ती मुझे लगता है जिसमें बहुत क्लैरिटी हो, कुछ छुपाने जैसा कुछ ना हो। और जब हमें कुछ सलाह की, मुझे लगता है मेरे से थोड़ा इंटेलिजेंट दोस्त हो मेरा तो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे सलाह मशवरा कभी करना होता है तो मैं उनसे, मतलब मैं अपने दोस्त को अलादीन का चिराग बोलती हूँ। तो मैं कहीं भी फंसती हूँ तो मैं सीधा उसी को कॉल करती हूँ, कि क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो मुझे एक लगता है मैं किसको कहाँ क्या करूँ। तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए मेरा सीधा फ़ोन उसी को जाता है। अभी भी यहाँ पर भी आई हूँ तो मैंने फ़ोन करके बताया कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ऐसे है, तो वो सब। तो ये दोनों तरफ से होता है या सिर्फ एक तरफ से होता है? जैसे हम दोस्त किसको बोलें फ्रेंड? आज के टाइम पे दोस्ती का एक परिभाषा क्या है? कई बार होता है ना कि आप लोड हो गई उन पे, या उस जो भी है, मेल या फीमेल व्हाटएवर, लेकिन उनको लगता है कि यार क्या, कई बार होता है ना जबरदस्ती, तो समझ आ जाता है वाइब से। मतलब मेरे तो 25 इयर्स हो चुके हैं हमारी दोस्ती को। शुरू में लोगों को लगता था, कई बार लोग एक तरफा निभाते चले जाते हैं। इतनी समझ तो होनी चाहिए मेरे ख्याल, एक तरफा तो इतना बेवकूफ़ शायद नहीं होना चाहिए किसी को भी कि आप एक तरफा किसी के ऊपर वो हो जाओ। वो आपको दोनों तरफ से वाइब है वो समझ में आ जाता है, और रिश्ता तभी चल सकता है। 25-25 साल की दोस्तियाँ एक तरफ से नहीं चल सकती, मुझे ऐसा लगता है। अगर रिश्ता दोनों तरफ से है तभी वो चल सकता है, और वो प्योर है तभी चल सकता है, वो निस्वार्थ है तभी चल सकता है। अगर उसमें थोड़ी भी मिलावट हो जाएगी तो फिर नहीं चल सकता। आज के टाइम पे सिबलिंग राइवलरी बहुत बात होने लगी है
और मेरे ख्याल में जो सिबलिंग है जिसके साथ आप बचपन में खेलते हो और वही आपको देख के जलना शुरू हो जाता है कि मतलब एक डिफरेंट थॉट होता है उनका कि आपने इतना अच्छा कैसे कर लिया या कुछ अचीव कर लिया, तो उनको तकलीफ़ हो जाती है, उनके घर वालों को तकलीफ़ हो जाती है। या रिलेशन में और भी बुआ होती हैं, मासी होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, कज़न ब्रदर्स सिस्टर्स होते हैं, वो बड़ा एक डिफरेंट थॉट हो गया। आज के टाइम पे लोग सेपरेट हो रहे हैं। मतलब पहले रिश्ते में सबको बुला के, जैसे हम जिस जनरेशन से आते हैं मिलेनियल जनरेशन, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अपने ननिहाल जाते थे तो वहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं सब इकट्ठा होते थे। आज कोई इकट्ठा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, जैसे आप बता रहे हैं, तो ननिहाल जाते थे तो अड़ोसी पड़ोसी के भी जो बच्चे होते थे वो तो सब हम एक साथ ही खेलते थे और वो सब चीज़ें साथ में होती थी। तो हमने तो कोशिश की है कि इस चीज़ को कंटिन्यू हमारे टाइम पे तो था ही, अब नहीं है। अब भी मैं वही बता रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। जैसे मेरी डॉटर को कई बार होता है नहीं जाना फैमिली फंक्शंस में, मैं बोलती हूँ नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। जाओगे नहीं, मिलोगे नहीं, तो कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो कई लोगों को आजकल ये होता है, पेरेंट्स की गलती है, मतलब मेरे हिसाब से इसमें पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, उसकी पढ़ाई थी, उसके फ्रेंड्स आ गए थे, उसका अपना प्लान था। नहीं, मुझे लगता है फैमिली फर्स्ट। क्योंकि मैंने कोट कहीं पढ़ा था कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने कहा था कि जब लोग बीमार होते हैं 60s में 70s में, तो उनकी फैमिली उनको लेकर आती है, दोस्त नहीं लेकर आते। तो मुझे वो चीज़ बहुत हिट की थी। मुझे लगा था कि फैमिली आपके साथ रहती है अल्टीमेटली लास्ट ब्रेथ तक। मुझे लगता है कि फैमिली में कितना भी डिफरेंस हो जाए, भाइयों में कितना भी बंटवारा हो जाए, बहनें कितना भी देख के जल रही हैं, भाई देख के जल रहे हैं बहन को, साथ अंत में वही लोग देते हैं। वो चाहे वो हमारे सोसाइटी का, वो चाहे जान के ना भी दें, मतलब उनको पर वो कल्चर ही ऐसा है हमारा ना, सोसाइटी के प्रेशर से भी कई बार करना पड़ता है। तो आपका पर्सपेक्टिव काफी बेहतर है इन चीजों को लेके। ऐसे ही घर से आए हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि मुझे लगता है पैसा वैसा बहुत मायने नहीं रखता, रिलेशनशिप बहुत मायने रखते हैं जीवन में। क्योंकि करण जौहर का एक मैं सुन रही थी, तो वो उनका कहना था कि उनको जब अवार्ड मिला तो उनके पास कोई था नहीं ये बताने के लिए कि मेरे को अवार्ड मिला, मैं कैसे खुशी कैसे सेलिब्रेट करूँ किसी के साथ। तो मुझे लगता है अकेले रोया जा सकता है, पर खुश पार्टी करने के लिए तो लोग चाहिए। कई लोग अकेले भी पार्टी करते हैं, पता नहीं, मैं उस तरह की नहीं हूँ। अच्छा, मुझे तो सब चाहिए लाइफ में। हाँ, आजकल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात बहुत होती है, आजकल एक वुमेन इन बिजनेस की बात बहुत होती है, और आप अकेले भी हैं तो भी बिजनेस कर सकते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत बात होती है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे आपके जैसे जितने भी फीमेल्स हैं, वो सब लोगों को बिजनेस में आना चाहिए या जॉब उनके लिए सूटेबल है? ये अपना डिफरेंट थॉट हो सकता है, बट देश में पहले बिजनेस कोई सोच नहीं पाता था। मतलब एक सोच होती है ना, थॉट, कि आपको अगर आपने एक बिजनेस सोचा और उसका लाइसेंस ही नहीं मिलेगा तो आप करोगे कैसे। बट आज के टाइम पे सब चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे है और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया जहाँ पे आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसको कैसे देखती हैं आप? मुझे तो लगता है गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये फैसिलिटी आज हमारे पास है तो हमें ज़रूर अवेल करनी चाहिए। और वुमेन्स को लेकर भी गवर्नमेंट के बहुत सारे वो हैं, स्कीम्स हैं जहाँ पे मुद्रा लोन है, SMSC, लखपति दीदी, बहुत सारी हैं। तो मुझे लगता है ज़रूर करना चाहिए। और जॉब से तो एनी डे मैं बेटर बोलूँगी, इसमें मैं मोदी जी के साथ हूँ पूरी तरह कि अपना बिजनेस करना चाहिए। और आजकल पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है एक्चुअली, एक चीज़ के बदलने से तो नहीं होता। शार्क टैंक जैसे जो प्लेटफॉर्म आए हैं, उन्होंने लोगों का माइंडसेट थोड़ा ओपन करने की चेंज किया है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है मुझे लगता है। आप लोगों ने दो डायनेस्टी देखी होगी, एक कांग्रेस की थी, तब हमारे पास चॉइस नहीं होता था। आज मोदी डायनेस्टी है, बीजेपी डायनेस्टी है, जो करंट में पूरे देश में ही लगभग है। कुछ स्टेट्स को छोड़ दें, जैसे केरला है या बैंगलोर, 1-2-4 स्टेट हैं, बंगाल भी अभी जीता हाल फिलहाल में, बिहार भी जीता, अब यूपी का नंबर है। तो आपको बेहतर कौन लगता है? मतलब आपको लगता है कि मोदी जी थोड़ा और पहले आते तो देश कुछ और होता, या वो ठीक था उस समय? नहीं, हाँ, मुझे लगता है अगर पहले आते तो, पर अब जो चीज़ नहीं हुई उसके बारे में तो बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी मैं, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, तो मैंने जो देश में रोड की वो देखी है, चेंज जो आया है, जिस तरह से रोड्स बने हैं, वो मुझे बहुत ठीक लगता है। और ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा मिल रहा है, वो मुझे काफ़ी ठीक लगता है। डिफेंस में काफ़ी काम हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा मार्केट भी रिसर्च करती हूँ, तो मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। कमियाँ तो हैं, इतने बड़े देश को एक साथ चलाना और सब एकदम से ठीक हो जाना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कमियाँ तो हैं, धीरे धीरे ही सुधार होगा। पर मुझे लगता है कि
देश ठीक हाथों में है मेरा, मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ से जितना भी थोड़ा बहुत मैं समझती हूँ। क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं था। हमने जो कांग्रेस के टाइम पे स्कैम्स देखे तो मुझे लगा, जब हमने होश संभाला, इंदिरा गांधी का दौर हमने नहीं देखा, हमने मनमोहन सिंह का दौर देखा, तो मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह का दौर भी ठीक था, बट वो एक करेजियस भारत नहीं था। तो जब आप में करेज नहीं है, उनको कोई भी कुछ बोल दे रहा है। चाइना ने उस समय उनको बोला था कि आप एक गंवार औरत है। तो ये इस चीज को टॉलरेट करना हमारे बस का नहीं है। मतलब हम एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम नहीं सह पाएंगे। राइट। अब का जो भारत है, नया भारत, जो बोलते हैं कि घुसेगा भी और मारेगा भी, वो टॉलरेट नहीं करेगा गलत चीजें आपकी। तो इस परिवेश में हम अगर आज के टाइम पे बात करें तो पॉलिटिक्स में बहुत स्कोप है फीमेल के लिए। तो क्या आपने कभी सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है मेरी पर्सनैलिटी उस तरह की नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, बट क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है तो मुझे उम्मीद है कि शायद आने वाली जनरेशन बच्चे शायद प्लान करें। पर अभी जैसे आपने कहा कि अब का भारत थोड़ा अलग है, घुस के मारने वाला है, तो जब हम हिंदुओं की भी बात कर रहे थे तो मुझे लगता है हिंदुओं में भी हमारा ऐसा ही है कि ठीक है हम टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी बात आएगी तो फिर हम मारना भी जानते हैं। तो मुझे वो लगता है वो वाला वो रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी बात की, मारना भी जानते हैं। हाँ बिल्कुल। और जब आप विदेश में जाते हैं ना, तो मतलब जो इंडिया की रेपुटेशन मुझे पहले थी और अब थी, उसमें बहुत फ़र्क है। आपके लोग, आपके दोस्त अगर विदेशों में रहते हो, आप उनसे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क है। तो मैंने तो देखा है, एक्सपीरियंस किया है, मैं कह सकती हूँ कि बहुत बहुत चेंज है। रिसेंटली अभी मैं मलेशिया गया था, उसमें मैंने देखा कि वहाँ भी मुझे बहुत डिफरेंस नहीं दिखा। मतलब इंडिया, साउथ इंडिया पूरा बसा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि हम इंडियन जब बाहर जाते हैं इंडिया ही ढूंढते हैं। तो आप बाहर जा ही क्यों रहे हो? तो क्या होता है कि मतलब अजीब थॉट है, अजीब प्यार है आपको अपने मिट्टी से। या बाहर भी जाते हो तो इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हो, चाय ढूंढते हो, रोटियां ढूंढते हो कि भाई कोई देसी फ्लेवर कुछ खिला दे। तो वही मैं कह रहा था कि आप में भारत इतना बसा हुआ है कि उसको छोड़ पाना था मुश्किल होगा। हम लोग जब बात करते हैं पेरेंटिंग की, तो कई लोग ऐसा देखता हूँ मैं अपने आसपास कि अपने बच्चे को कहते हैं कुछ भी करो, उनका हैंड होल्डिंग नहीं करते, उनको संस्कार नहीं देते, और शायद उनको खुद को ही संस्कार नहीं मिले हैं तो बच्चों में कहाँ से इनकलकेट करेंगे, कहाँ से डालेंगे। बट आज के टाइम पे पेरेंटिंग का एक बज़ क्रिएट हुआ है, लोग पेरेंटिंग पे बहुत बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी खुले हैं जहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाता है मोरल एजुकेशन पे, बिहेवियर पे, एटिकेट पे। और हमें शायद किसी ने ये नहीं सिखाया होगा कि खाना कैसे खाते हैं, मतलब जस्ट। बट आप जब दूसरा कल्चर देखते हो, जब आप वेस्टर्न कल्चर देखते हो, तो उसमें पहले मतलब वहाँ पे क्रैच है ही नहीं, प्री स्कूल जैसा कुछ है ही नहीं, वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन होती है। उससे पहले आप प्ले स्कूल में जाते हो। प्ले स्कूल इंडिया में प्री स्कूल है, जिसमें भर भर के सिलेबस है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स, न्यूमरोलॉजी, नंबर्स, कलेक्टिव एजुकेशन, क्या क्या बात होती है उसमें। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे देखती हैं, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है? मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं, पूरा सरकारी तंत्र चौपट है और प्राइवेट एजुकेशन के भरोसे हमारे बच्चे जी रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भरोसे जी रहे हैं, जहाँ पे नौकरी आपको सरकारी करनी है जस्ट बिकॉज ऑफ योर चोर। और बड़ा बुरा लगेगा लोगों को ये सुन के, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि आप कहीं किसी से बात करेंगे ना तो लोगों को लिरेक्टिव लगती है कि सरकारी नौकरी है मेरी, रुतबा। बट एक्चुअली में वो सरकारी डिपार्टमेंट जिसमें आप नौकरी कर रहे हो, अदर देन डिफेंस, मैं किसी को ऐसा नहीं मानता जो एक्चुअली में कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी को, एंड मेकिंग इन सोसाइटी, मेकिंग इन कल्चर, मेकिंग इन सिटीज़। भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? और रैदर हम बात करेंगे असली बात जो आप समझती हैं, एजुकेशन सिस्टम जो अभी है या पिछले 10-20 सालों में था, तो अब तो क्या क्रैश कर रहा है। तो आप क्या सोचती हैं, क्या देखती हैं? क्या हमारे बच्चे ऐसे में एक वेस्टर्न जो एक आउटफिट है, एक ब्रेन है, उसके साथ मैच कर पाएंगे? एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत काम करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अप टू द मार्क नहीं है वो। अगर देश के दुनिया के बाकी जगहों से कंपेयर किया जाए तो प्रैक्टिकली
के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही पढ़ो, रट्टा लगाओ, नंबर लाओ, वही वाली फ़िलॉसफी है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्रेन को काम करने के लिए वो डिसिप्लिन, और वहाँ तक तो एजुकेशन ठीक है कि आप ठीक है एक डिसिप्लिन है, सुबह 7 बजे जाना है, आना है, एग्ज़ाम देना है, पढ़ना है, बैठना है, बट उसके अलावा मुझे लगता है थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए एजुकेशन को लेकर, जैसे बाकी कंट्रीज़ में है। और पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर फोकस होना चाहिए जो प्रैक्टिकल दुनिया में ज़रूरत होती है। जैसे मेरी फ्रेंड है, उनके बच्चे यूके में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उनको कारपेंटर जो काम करते हैं वो वुड वर्क सिखाया जाता है, कुकिंग सिखाई जाती है, गर्ल्स बॉयज़, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो किचन में तो जाएंगे ही नहीं, मतलब ये लोगों का माइंडसेट होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बल्कि मुझे लगता है कि खाना आपको 3 टाइम चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो बेसिक चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। और आजकल टीचर्स हम लोगों को पीटीएम में बुला के बोलते हैं कि देखो ये नंबर कम आया, बल्कि मुझे लगता है हमें बोलना चाहिए कि आप पढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, हम तो आपको फीस दे रहे हैं, बच्चा 8 घंटे आपके पास हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो। बट यहाँ पर उल्टा होता है, तो बट सिस्टम में कुछ नहीं कर सकते आप उसका। हम लोग बात कर रहे थे लाइफ जर्नी की, और आपने कहा कि ट्रैवलिंग आपका पैशन है, आपकी हॉबी है। तो इंडिया या अब्रॉड कौन कौन से, आपकी अपनी कहानी होगी, कभी आप ट्रैवल में फंस गए होंगे, कभी बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है कि कई बार मौसम इतना बढ़िया हो जाता है कि लगता है वाओ क्या बढ़िया ट्रिप पे निकले हम लोग। कई बार ट्रिप खराब हो जाता है, आपके साथी जो हैं उनसे लड़ाई हो जाती है, या ट्रिप कई बार ऐसा होता है, सबके साथ होता है, जो लोग देख रहे हैं वो रिलेट करेंगे कि ये हर किसी के साथ हो। कई बार फ्रेंड्स के साथ ट्रिप होता है तो उसमें मौज मस्ती बहुत होती है, कई बार वो ट्रिप स्पॉइल भी हो जाता है। तो ऐसी कुछ कहानियाँ बताओ हमारे दर्शकों को जो इनको सुन के मज़ा आ जाए, रियल टाइम जो होता है ना, एक रियल स्टोरीज। सो मुझे इंडिया में सबसे जो खूबसूरत लगा वो लद्दाख था। तो लद्दाख में खारडुंगला पास करके एक जगह है, और वो काफ़ी हाईएस्ट पॉइंट है लद्दाख का, और वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम है और थोड़ा डेंजरस रोड भी है, और उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर ही थे, हम गाड़ी से ही जा रहे थे, और वो इतना ख़तरनाक रास्ता था कि मैं पूरा टाइम ओम नमः शिवाय का ही जाप कर रही थी। मेरे आगे कुछ टैंकर्स चल रहे थे, पेट्रोल वाले जो होते हैं ना, पेट्रोल जिसमें जाता है, तो उसमें से ठंड की वजह से ना उसमें से धुआं निकल रहा था। तो मैं और ज़्यादा स्केयर्ड थी कि मतलब पता नहीं इसमें क्या होगा, कोई ब्लास्ट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो पूरा टाइम मुझे आज भी वो अपनी जर्नी याद है कि मैं ओम नमः शिवाय करते करते ही मैंने पूरा खारडुंगला पास वो क्रॉस किया था। लेकिन बहुत सुंदर जगह है कारगिल, और जाना चाहिए। कारगिल मतलब बीच में पड़ा था, वो बहुत सुंदर लगा मुझे, और लद्दाख तो है ही बहुत खूबसूरत। फिर एक जर्नी मुझे स्विट्ज़रलैंड की याद है, हम सब DDLJ देखकर बड़े हुए हैं, तो वहाँ से वो एक ड्रीम था बचपन से कि स्विट्ज़रलैंड जाना है। तो जब मैं पेरिस से स्विट्ज़रलैंड पहुँची, बाय ट्रेन हम लोग गए थे पेरिस से, तो मैंने रोना शुरू कर दिया, और मेरे हस्बैंड बहुत घबरा गए कि आज सडनली मुझे क्या हो गया। फिर मैंने बोला, वो जब एक कोई ख्वाब पूरा होता है ना, तो वो इतना इमोशनल हो जाते हैं हम लोग कि मैंने बहुत, मतलब मैं लिटरली आई वॉज क्राइंग। तो वो मेरे लिए बहुत एक मेमोरेबल ट्रिप रहा, और मेरा ड्रीम था, तो सबका ड्रीम कुछ ना कुछ होता है ट्रैवल करने का, तो DDLJ ने हम सबको वो स्विट्ज़रलैंड वाला ड्रीम तो दिया ही है। तो दैट वाज गुड। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी, आपने कहा कि आपने बहुत ज्योतिर्लिंग भी दर्शन किए हैं, तो कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस जो एकदम स्पिरिचुअल हो, एकदम लगा हो कि ये दिस इज़ द रियल एनर्जी? मुझे सोमनाथ मंदिर, मैं जितने भी जगह आज तक गई हूँ, मुझे सोमनाथ की एनर्जी बहुत डिफरेंट लगी है। मुझे उस जितना सुंदर मंदिर मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। वहाँ जो एनर्जीज़ थी, और वो जो सी की वेव्स जो थी, वो सुनना, वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिल्कुल। बहुत मोदी जी आजकल प्रचार कर रहे हैं सोमनाथ का। वो मैं बहुत पहले गई थी, मुझे तो तब इतना आइडिया भी नहीं था कि आजकल थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि ज्योतिर्लिंग जाना है, ये जाना है, पर मैंने उस ज़माने में किया था, तब कोई लोग नहीं जाया करते थे। मोदी जी जस्ट केंद्र में नए ही आए थे, तो तब इतना नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि कई बार जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनको तोड़ने की कोशिश हुई है, और हजारों मंदिर तोड़े गए हैं। और उस दौर में क्या लोग होंगे, क्या वो राजा हार जाते थे तो उनका पूरा साम्राज्य चला जाता था। तो जैसे सोमनाथ की हम लोग बात करें, तो सोमनाथ मंदिर को भी कई बार तोड़ने की कोशिश हुई, बट वो तोड़ नहीं पाए। एक स्टोरी है, जैसे ज्वाला जी हैं कांगड़ा में, मैंने 9 देवी के दर्शन किए हुए हैं, नवरात्रों में किए हुए हैं। लोग घबराते हैं जाने में, पर मैंने उस जमाने में किए जब इतना हाइप नहीं था धर्म को लेकर ना, अब थोड़ा ज्यादा है, इतने अच्छे रोड्स नहीं थे। इसलिए मैं बताती हूँ कि मैं छोटी छोटी जगहों पर भी बाय रोड गई हूँ, और मैं इंडिया में बाय रोड ही ट्रैवल करती हूँ, तो मैंने देखा है वो इंटीरियर वाले रोड्स भी कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो
मुझे फ़र्क नज़र आता है पहले के कंपैरिजन में, और अब में फ़र्क है। तो बोलते हैं कि वहाँ पे जो ज्वाला जी जल रही हैं वो लगातार जल रही हैं जी। और कई लोगों ने ट्राई किया उसको, उनको ख़त्म करने का, बंद करने का, नदियाँ मोड़ दी गई, बट वो बंद नहीं हुई, मतलब वो बुझी नहीं ज्वाला। जो शक्ति है माता की, जो शक्तिपीठ है वो वैसे। यस यस। और कहते हैं कि फिर जब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये इसमें कुछ पावर है, उनने फिर चादर चढ़ाया। आज भी वो चादर वहाँ रखा है। मुस्लिम शासक थे वो। हाँ। और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत लोग जानते होंगे, जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं उनको पता होगा। बट ये कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी ने मुझे अपनी जर्नी में बताया। मैं गई हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे, वो पूरी स्टोरीज वहाँ पे लिखी है। इस वक्त मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ राजा का नाम। तो ये सच्चाई है जो वहाँ के लोग भी बोलते हैं, और वहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। खाटू श्याम गई हैं आप? नहीं, मैं खाटू श्याम नहीं गई हूँ। अच्छा। कई बार ऐसा देखते हैं कि आप लोग प्रॉपर दिल्ली हाइट्स हो, आपकी पूरी परवरिश यहीं हुई है, बट दूसरे स्टेट से भी लोग दिल्ली में ज़्यादा आते हैं। अब तो खैर NCR भी हो गया, अब तो मेरठ तक, हापुड़ तक, और उधर होडल, या आप कह लो कि चंडीगढ़ तक लोग दिल्ली मानने लगे हैं। इतना हाईवे की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है। बट लोगों को दिल्ली इतना पसंद क्यों है? क्या करने आते हैं दिल्ली लोग? दिल्ली की आबादी, दिल्ली में थोड़ा सा जगह है और एकदम भरे हुए हैं लोग हर स्टेट के। शायद ये कैपिटल है इसलिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कैपिटल है, प्लस रोज़गार, और कुछ स्टूडेंट भी आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, पूरा देश के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और नौकरियां भी, जो नौकरी करने के लिए आते हैं लोग। बिज़नेस आप देखिए, सदर बाज़ार है, इतना बड़ा एरिया है, भागीरथ पैलेस, चांदनी चौक, यहाँ पे मेजर बिजनेस होता है पूरे इंडिया का, अगर आप कहें नॉर्थ इंडिया का। तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मायने रखती हैं कि लोग अपने छोटे छोटे शहरों से निकल के बड़े कैपिटल की तरफ तो इसीलिए आते हैं कि रोज़गार मिल सके, पढ़ाई मिल सके, बेसिक सुविधाएं या मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकें। सबको बेहतर ज़िंदगी तो चाहिए ना। बुरा लगता है आपको? बुरा तो नहीं कहूँगी, पर मुझे लगता है अब थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है दिल्ली पर। मुझे लगता है इसका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जगह उतनी है, जगह तो नहीं बढ़ रही है, और हमारी मेट्रो उतनी ही है, रोड्स उतनी ही हैं, हॉस्पिटल्स उतने ही हैं। अब जिस हॉस्पिटल में पहले 1000 लोग जाया करते थे, आज 10,000 जा रहे हैं, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। और रिसोर्स शेयरिंग हो रही है। यस, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डाइवर्जन होना चाहिए उनका, या और हॉस्पिटल्स खुलने चाहिए आसपास के इलाकों में, और बेहतर सुविधाएँ, वरना दिल्ली वाले तो बहुत ज़्यादा नोएडा और मेरे ख्याल में जो NCR का जो प्रसार हो रहा है, और ज़मीनें इधर भी अधिग्रहित हुई हैं, और अपार्टमेंट्स, कमर्शियल भी दिल्ली से सारे ऑफिसेस को शिफ्ट किया गया है NCR में। तो मेरे ख्याल में पॉल्यूशन की भी बहुत बात होती है आजकल। हर साल मुझे लगता है पिछले 4-5 सालों में ये इट्स इन हैबिट कि हमें तो बस यूज्ड टू हो गए, झेलने की आदत हो गई। अब भी पॉल्यूशन आने वाला है, अभी से वो बस क्रिएट हो गया कि आपको अपनी गाड़ियां ऐसा करना है, वैसा करना है, ये नंबर नहीं चलेगा, इतनी पुरानी गाड़ियां, जबकि वो गाड़ियां कंडीशन में है, वो पॉल्यूशन नहीं कर रही है। और मेरे ख्याल में पॉल्यूशन का परमानेंट सोल्यूशन ना सरकार के पास है ना लोगों के पास है। तो बीइंग दिल्लीइट्स, आपको कैसा लगता है कि आपका शहर इतना पॉल्यूटेड है? बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि जो लोग यूपी से, बिहार से या बाकी जगहों से आए हैं वो शायद वापस जा सकते हैं, बट क्योंकि मैं 4th जनरेशन हूँ दिल्ली में, अब हम लोग कहाँ वापस जाएंगे? हमारा सारा सेटअप यहाँ है, सारा बिजनेस यहाँ है, हम लोग तो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो हमारी तो मजबूरी है कि पॉल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, बारिश में रोड्स ब्लॉक हो जाएँ, तो हमें तो यहीं रहना है, हमारा हम कोई और ऑप्शन है। आपने कई सालों से दिल्ली को ऐसा देखा है, बट इधर पिछले 5 सालों, मुझे भी 20-25 साल के आसपास यहाँ हो गए, और दिल्ली मुझे थोड़ा कम पसंद है। मैंने हमेशा नोएडा को चुना है, और दिल्ली में मैं, मेरे ख्याल में अगर 25 सालों की मैं बात करूँ, 22-23 साल हुए हैं, नॉट 25 ईयर्स, तो 2 साल मैं दिल्ली में रहा। और दिल्ली मुझे थोड़ा कम पसंद है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, एंड थोड़ा प्राइवेसी कम है, मतलब खुला चाहिए मुझे। खुला में नोएडा, ग्रेटर नोएडा इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। मुझे लगा हरियाली थोड़ी ज़्यादा है, लोग भी वही है, थोड़े सभ्य हैं, और सेक्टर्स की बात बहुत होती है, स्पेस है आपके पास, आपकी गाड़ी के लिए लड़ाई नहीं हो रही, लोग मर्डर कर दे रहे हैं दिल्ली जैसी जगह में पार्किंग के लिए। और इधर पिछले 10 सालों में, 8 सालों में पॉल्यूशन का ग्राफ बहुत बड़ा है दिल्ली में। वो हवा ख़राब होना, पराली जलाना जो पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है,
मेरे ख्याल में जो जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से तो पॉल्यूशन नहीं हुआ होगा आई थिंक। और सरकार के पास चाहे वो ग्रीन ट्रिब्यूनल हो या कोशिश करते रहते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, गंगा देखो इतना अपवित्र हो रही हैं, इतने पॉल्यूटेड, सारा गंदगी, यमुना जी का हाल देख लो आप, ये सब नदियाँ पूजी जाती हैं हिंदुइज्म में, बट इनका जो एक जो गंदगी सारी सिटी की जहाँ तक जाती हैं यमुना जी, सब उसी में डाला जा रहा है। तो ये एक तरह से हत्या ही तो है, बिल्कुल, कि आप एक शहर को मार दे रहे हो, आप एक शहर को ब्यूटीफाई नहीं कर रहे, मॉडिफाई नहीं कर रहे, आप उसमें पंप नहीं कर रहे हो ऑक्सीजन को, आप डेड कर दे रहे हो सिटी को, पॉल्यूशन का हो या पॉपुलेशन का हो या और भी सड़कें बना दे रहे हो जहाँ पे पहले खेत होते थे वहाँ बिल्डिंग्स हैं, तो ऑक्सीजन तो कम होगा ही होगा। अरावली तोड़ने की बात हो रही थी पीछे काफ़ी, तो आपके पास ग्रीनरी है ही कहाँ, बिल्कुल, कैसे करोगे आप? तो बड़ी सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, जो अथॉरिटीज़ हैं दिल्ली की और सेंट्रल के कोर्ट्स हैं जो कंसर्न है अबाउट दिस, एंड लोगों को भी थोड़ा पोल्यूशन कम करना चाहिए। आप चलते हो रोड पे, स्वच्छ भारत अभियान सिखाया गया, आपको टॉयलेट कैसे करना है ये भी सिखाया जा रहा है, और वो भी लोग आज तक भी नहीं सीखे हैं। मतलब ये आप बेसिक चल रहे हो, आप रैपर फेंक दे रहे हो, आप खाना खा रहे हो प्लास्टिक उड़ा के फेंक दे रहे हो। तो हम यहाँ पे इंडिया में सिविक सेंस की बहुत कमी है। तो बहुत ज़्यादा मुझे आप कभी पौंडीचेरी गए हो? हाँ, गए हो। पौंडीचेरी, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ, पौंडीचेरी में इंडियन कल्चर है ही नहीं। इंडिया में लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, बट मुझे लगता है कि एक वैसा पोर्शन जो हमारे मेन हिस्सों से कटा हुआ है, और आज भी वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। आज भी आप वहाँ पे स्पिट नहीं कर सकते, आप वहाँ पे टॉयलेट नहीं कर सकते। रिलेटिव्स भी इतने ट्रेंड होते हैं कि आपको ये बता देते हैं कि बाहर आप वॉशरूम खुले में नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, खुले में नहीं कर सकते। और मुझे लगता है वो इंडिया का सिंगल ऐसा सिटी है जिसमें ये नियम कानून चलता है। बहुत साफ, बहुत सुंदर, बहुत सभ्य, और मुझे लगता है वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट उस पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो इतना साफ सुथरा है। केरला में भी कुछ इलाके हैं, वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर आपको बता देते हैं कि आपको बाहर कुछ नहीं फेंकना है, मतलब कुछ कुछ जगहों पर वो एज अ सिटीजन हमें अपनी जिम्मेदारी कुछ समझनी होगी ना। सारी चीज़ें हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि सरकार आके हमारे टॉयलेट साफ करे या सरकार ही आके डस्टबिन क्लीन करे और बॉटल्स को उठा के फेंके। तो एज अ सिटीजन हमारी भी जिम्मेदारी है, जिससे हम अपना हाथ नहीं, पल्ला नहीं झाड़ सकते। कई, जैसे भारत में भी बंच ऑफ कल्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजन तो हैं ही, कल्चर्स भी अलग अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। तो मेरी छोटी सी स्टोरी मैं भी सुना ही लेता हूँ। तो क्या हुआ था, कोचीन में हैं लोग, तो मैं और मेरी वाइफ ऐसे ही बैंक ऑफ बीचेस पे गए हुए थे। तो हम लोग बाइक से गए थे, तो हमने बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो बाइक में जो हेलमेट होता है वो हमने रख दिया, एंड आई वॉज अबाउट टू लॉक दैट हैंडल एंड ऑल। तो उसने बोला कि ये नॉर्थ इंडिया नहीं है। तो नॉर्थ इंडिया को कोई बदनाम नहीं कर रहा है, बट अगर सच में आप सोच के देखना, आप महसूस करना, नॉर्थ इंडिया में अगर आपकी बाइक बिना चाबी लगी हो, उसमें आपकी बाइक हो, खुली हो, और हेलमेट उसमें लगा हो, तो क्या वो सेफ़ है? हम लोग लगभग 2 घंटे तक घूमते रहे, और जब हम वहाँ पे आए, आई एम टॉकिंग अबाउट द केरला, द कोचीन, द प्लेस, कोचीन बीच की बात कर रहा हूँ मैं, कोस्टल एरिया की, एंड दैट बाइक वॉज सेफ, किसी ने टच भी नहीं किया उसको। तो ऑनेस्टली दोस्तों, आप सोच के देखो कि नॉर्थ इंडिया में अगर कहीं बाइक हो, वेस्ट में मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, बट साउथ में तो जो कुछ पार्ट हैं वो बहुत ही सेफ हैं। और आपका, मैं ऑनेस्टी बोलूँगा कि लोग ऑनेस्ट हैं। तो ये इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है ना, गवर्नमेंट कल्चर की बात है, तो वो हम अपने यहाँ क्यों नहीं डेवलप कर सकते? लोग नहीं मानते इन चीज़ों को। यहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर आपके पास कुछ है तो वो भाई उनको कैसे मिल जाए, आपने कैसे हासिल किया, उनको भी वो चाहिए, वो चाहे उनका तरीका गलत हो। वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे लोग मानते हैं कि वट एवर आई हैव क्रिएटेड वो मेरा है। तो इसीलिए आप देखेंगे केरला में हो सकता है आपने केरला स्टोरीज देखी हो, बहुत सारे मैनिपुलेशंस हैं या बहुत सारे सच भी होंगे, मैं आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता। लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना थॉट होता है, अपना फ्रीडम होता है, अपना लिबरेशन होता है। आप अपने जीवन को किसको, कैसे, कहाँ, कितना सौंपते हो। मेरे ख्याल में वहाँ पे जो माइंडसेट की बात होती है तो एजुकेशन की बात होती है, आपके सिविक सेंस की बात होती है। अगर आप में सिविक सेंस नहीं है, जैसे अगर दिल्ली की जो एक ड्राइविंग स्टाइल है वो ऐसी है, वो वर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में, जो आप कहीं से भी गाड़ी को आप निकालते जाते हो, केरला में ऐसा नहीं कर सकते आप।
अगर आपने ऐसा किया तो पहले तो लोग आपको बुली करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो आपको खुद खराब लगेगा। यानी वहाँ पे इतनी डिसिप्लिन है कि अगर एक लेन लगी है तो आप सारे लाइन में लगी होती हैं गाड़ियाँ, यू कैन नॉट गो लाइक दिस एंड सामने वाले लेन को आप ब्लॉक कर दो। तो हमने ऐसा किया, तो मुझे तो लगता है वो स्पीड ना दिल्ली वालों के दिमाग में है। हाँ, हर चीज जल्दी करना चाहते हैं, करो फटाफट, पेशेंस नहीं है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। उनको लगता है कि जो चीज है यहाँ पे, जो एक भौकाल वाली चीज है ना कि मेरे को बड़ा दिखना है, मेरे को ज्यादा दिखना है। आप वेस्ट में जाओ, बॉम्बे में जाओ, लोग वहाँ पे इतने सब हैं, 500 करोड़ के लोग ऑटो में चल रहे हैं, इतने सिंपल, काइंड, इतने शेयरिंग, इतने केयरिंग लोग हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं। मुझे लगता है आपके पास जब जितना होता है वो वही कल्चर की बात है कि जिस कल्चर में आप जहाँ हो, माइंड ब्लोइंग। दिल्ली में भी ऐसे लोग हैं पर मुट्ठी भर हैं, तो वो पता नहीं चलते। वो सब बाहर से आए हुए जितने भी लोग, जो नए जिन्होंने पैसा कमाया, नया जिन्होंने शहर देखा, उन लोगों ने मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें ख़राब की हैं। बट जो लोग पुराने, अगर जिनके पास पैसा है या जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो थोड़े मुट्ठी भर हैं, लेकिन हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली बिल्कुल ही अनकल्चर्ड लोगों से भरी पड़ी है, ऐसा नहीं है। We are not abusing city, we are just talking about the culture, few perspective of कि कुछ लोग ऐसा हैं, और हम सब ने महसूस किया होता है, हम चाहे कैमरे ऑन कैमरा बोले या ना बोले, असली बात डेयर करता है बोलने का कि ऐसा पर्सपेक्टिव है। लोग ऐसा सोचते हैं कि नॉर्थ इंडिया में भौकाल वाला कल्चर है, पावरफुल कल्चर है, पैसा आते ही आप अपने जो एक मैं सबको नहीं कहता, बट लोग ऐसा करते हैं कि एक्विजिशन पावर से ज़्यादा है, काइंडनेस से कम है। तो काइंडनेस से जब तक आप नहीं होंगे, आप एक अच्छे विचारों वाले, एक अच्छे समाज, एक अच्छे घर का निर्माण नहीं कर सकते। आपका बच्चा भी तो आपको देखता है ना। बिल्कुल। वो जो आप उसको आज दे रहे हो, कल आपको वापस देगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, पर्सपेक्टिव चेंज हो गई है आज के टाइम पे। समाज, जीवन, लाइफ, रिलेटिव, सब कुछ, पैसा, घर, इकोसिस्टम, सारा चेंज हो गया। और ये उसी का देन है कि हम लोग फास्ट अपने आप को चेंज कर रहे हैं। पैसा आते ही आप इतना चेंज हो जाते हो कि लोग आपके जो पुरानी जनरेशन है या आपके जो साथ के लोग हैं, जो 15-20 साल आपके साथ, वही आपको नहीं पहचान रहे हैं। और आप भी उनको नहीं पहचान रहे हो, तो रिलेट करेंगे लोग, बट ये सच है। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आपके देखे हैं। एज ए गेस्ट मुझे लगता है कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, खुल के बोला। और आज जो बात होती है, जिंजी की बहुत बात होती है, अल्फा जनरेशन की बहुत बात हो रही है, मिलेनियल की बहुत बात होती है, और हर जनरेशन में कई लोग बोलते हैं कि हम वो आखिरी जनरेशन है जो अपने माता पिता की बातों को मानते हैं या तवज्जो देते हैं या समझते हैं, सुनते हैं। जिंजी अपने किसी की नहीं सुन रही, ना अपने बॉस की सुन रही है, ना अपने माता पिता की सुन रही है। वो उनको जो पसंद है वो करते हैं। तो आप मिलेनियल जनरेशन से आती हैं, आई एम श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट गेसिंग योर एज। कैसे आप, मतलब ये जस्टिफाइड है आपकी नज़र में? आप कैसे देखते हो कि हमने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं या जो अपने चीज़ों को, थॉट को सप्रेस कर दिया समटाइम्स, हम भी अपने बॉस को जवाब दे सकते थे, हम भी अपने माता पिता को जवाब दे सकते हैं जिस टोन में आज के बच्चे बात करते हैं। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ समाज। मुझे लगता है बच्चे, कोई भी नई जनरेशन, जो अगली जनरेशन होती है ना, वो सुनकर नहीं सीखती, वो देखकर सीखती है। तो जैसे आपने किया है, वो कुछ कुछ तो आपको देखती ही है। और कुछ चीज़ों में हम लोग गलत थे, मतलब हम कई जगह पर बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पाए, हमने खुद को सप्रेस किया, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया। वो नहीं करना चाहिए था। कुछ जगह, हर जगह तो नहीं, पेरेंट्स के सामने तो नहीं, पर कुछ जगह हमें बोलना चाहिए था। अगर ऑफिस में कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो आज की जनरेशन कर रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन वहाँ थोड़ा बैलेंस करना, नई जनरेशन को सिखाना कि किसके सामने बोल सकते हैं, किसके सामने नहीं बोल सकते। पेरेंट्स के सामने थोड़ा उनका सुन लो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। पर जहाँ पे आपका हक है, बात आपको अपनी रखनी चाहिए, चाहे आपका बॉस हो या जो भी हो। तो मुझे लगता है वो एक बैलेंस बनाना बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, नई जनरेशन को, मेरा ऐसा मानना है। आपने देखा, असली बात भी डीके में जो हमारे साथ प्रीति मिश्रा जी थी, आज की गेस्ट, इन्होंने पर्सपेक्टिव रखा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपना खुल के बातचीत की। और आई एम श्योर अबाउट, जब आप ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर पाएंगे। ये हमारा और इनका पर्सपेक्टिव था। आप भी अपना पर्सपेक्टिव बनाइए, कमेंट करिए, लिखिए। अगले पॉडकास्ट में आपका क्या सवाल, कुछ चुनिंदा सवाल हम लोग लेते हैं, और मेरे ख्याल में आपका जीवन बेहतर हो, आप एक बेहतर समाज की कल्पना करें, और इसी से जीवन बनता है, और यही है असली बात। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए चीज़ों को।